दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बर्बाद करने के लिए तुम्हें अपने ही भाई का घर मिला। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में बेटी का विवाह किसी बहुत बड़े टास्क से कम नहीं होता और बेटियों की संख्या अगर 3-4 हो तो मामला और भी अधिक दिलचस्प हो जाता है। ऐसे में माँ बाप अच्छा रिश्ता हाथ लगते ही लपक लेते हैं, फिर चाहे बेटी की उम्र शादी के लायक हो या ना हो। मंजू की उम्र भी 16 वर्ष थी। वह 12वीं की कक्षा में पढ़ रही थी कि तभी उसके लिए राकेश का रिश्ता आया। राकेश दूसरे शहर में नौकरी करता है। राकेश के परिवार में बूढ़ी माँ, एक छोटा भाई और विवाहित बहन है। मंजू के पिता ने लड़के की सुंदरता और घर बार देखकर रिश्ता तय कर दिया। मंजू जैसे ही 12वीं की परीक्षा देकर निपटी, विवाह की तारीख तय कर दी गई। राकेश के घर में भी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। देखते ही देखते शादी की तारीख भी नजदीक आ गई और 7 फेरे लेकर मंजू राकेश की धर्म पत्नी बन गई। मन में हजारों सपने लिए मंजू ने राकेश के घर में प्रवेश किया। बहुत खुशी से मंजू की सास ने अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मंजू की विवाहित ननद अपने मायके में ही रहती थी। यह देखकर मंजू का माथा ठनका। कुछ दिनों तक मंजू ने सोचा कि वह विवाह में शामिल होने के लिए आई होगी। शादी के सभी कार्य निपटाकर अपने ससुराल चली जाएगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे मंजू के कानों में उसकी ननद कविता की ससुराल वालों की चर्चाएं पहुंचने लगी। मंजू ने इन बातों पर अधिक ध्यान नहीं दिया और शादी के कुछ दिनों बाद ही मंजू गर्भवती हो गई। अभी वह 18 की ही भी नहीं हुई थी कि भगवान ने उसकी झोली भर दी। वैसे तो यह मामला बाल विवाह का था, परंतु गांव में इस तरह के विवाह अक्सर होते रहते। समय बीता रहा। मंजू ने प्रसव के 9 महीने पूरे कर लिए और एक बेटे को जन्म दिया। मंजू अपने बेटे के साथ व्यस्त हो गई। मंजू का पति राकेश उसे अपने साथ शहर ले जाना चाहता था, परंतु राकेश की माँ और बहन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अभी बच्चा छोटा है, वह थोड़ा बड़ा हो जाए और मंजू भी बालिग हो जाए तो उसे दुनिया की समझ आ जाएगी, तब तुम अपनी बीवी बच्चों को अपने साथ शहर ले जाना। मंजू की ननद कविता का व्यवहार उसके प्रति हमेशा ही ईर्ष्या भरा रहा। जब से मंजू ने बेटे को जन्म दिया तब से मंजू की ननद कविता उससे और अधिक चिढ़ने लगी। मंजू की ननद कविता मंजू के बेटे को रोता हुआ देख गोद में नहीं उठाती थी, वह उसे अनदेखा कर देती थी। कविता का यह व्यवहार मंजू को बहुत अटपटा लगा। धीरे धीरे मंजू के कानों में बात आई कि कविता की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से वह कभी मां नहीं बन सकती। इस वजह से उसके ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया है। ससुराल में कविता को लेकर अक्सर ही झगड़े होते रहते। कविता का पति धीरज अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसीलिए कविता की सास खानदान आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटे का दूसरा ब्याह रचाना चाहती है, परंतु कविता धीरज को तलाक नहीं दे रही, जिसकी वजह से दूसरे विवाह की कार्यवाही रुकी हुई। कविता के ससुराल वाले उस पर तलाक देने का दबाव बना रहे। इसी वजह से कविता का व्यवहार भी चिड़चिड़ा हो गया। मंजू को अपनी ननद के विषय में यह बातें पता चली तो उसका मन ननद के प्रति दया भाव से भर गया। मंजू सोचने लगी, भगवान की कैसी माया है। औरत को सिर्फ संतान उत्पन्न करने और वंश बेल को आगे बढ़ाने की मशीन समझा जाता है। अगर औरत इस काम में फेल हो जाती है तो लोग उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर देते। इसमें कविता बेचारी का क्या दोष है। समय बीतता रहा। मंजू का बेटा 2 साल का हो गया। मंजू सास और ननद के बीच
पिसती रही। मंजू को हाई बीपी की समस्या रहने लगी। मंजू की तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो डॉक्टरी चेकअप करवाया गया और डॉक्टर ने कहा कि मंजू दोबारा मां नहीं बन सकती। अगर वह दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर मां और बच्चे में से किसी एक को ही बचा पाएंगे, क्योंकि मंजू का बीपी अक्सर ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मंजू की सास का रवैया उसके प्रति कठोर होने लगा। मंजू की सास उसे अक्सर ही कम दहेज लाने के ताने दिया करती थी। मंजू के पिता ने अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दहेज दिया था, परंतु शायद मंजू की सास का मन इतने से नहीं भरा। उन्हें और अधिक दहेज की लालसा थी। राकेश ने इस विषय में कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। मंजू अपनी सास और ननद के रवैये से तंग आ चुकी थी। राकेश मंजू को अपने साथ ले जाने के लिए कई बार अपनी मां बहन से कह चुका था, परंतु वे दोनों इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। उन्हें तो मंजू के रूप में फ्री की नौकरानी मिली हुई थी। एक दिन कविता के पति धीरज का फोन आया और उसने अपनी बिखरी हुई गृहस्थी को संवारने के लिए एक उपाय सुझाया। उसने कहा कि हम सैरोगेसी प्रणाली से बच्चा पैदा करवा लेंगे, फिर हमें तलाक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु इसके लिए किसी ऐसी औरत की जरूरत होगी जो सैरोगेसी प्रणाली के तहत हमारे लिए बच्चा पैदा करने के लिए राजी हो जाए। धीरज ने बताया कि इस प्रणाली के तहत सैरोगेसी मदर को कम से कम 10-12 लाख रुपए देने होंगे। डॉक्टर की दवाई, रूटीन चेकअप का खर्च अलग से और सैरोगेसी मदर की संपूर्ण देखभाल भी हमें ही करनी होगी। उसके संपूर्ण खाने खर्च से लेकर हर छोटी मोटी जरूरत का ध्यान भी हमें ही रखना होगा। धीरज ने बताया कि आधे पैसे का इंतजाम वह कर लेगा और आधे पैसे कविता को अपने मायके से लाने होंगे, तभी उनकी गृहस्थी बच सकती है। मंजू की सास अपनी बेटी का घर बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहती थी। इसके लिए उसने मंजू को परेशान करना शुरू कर दिया। मंजू की सास और ननद मंजू पर दबाव डाल रही थी कि वह अपने मायके से 8 लाख रुपए लेकर आए, नहीं तो वह दोनों राकेश को भड़काकर मंजू का तलाक करवा देगी। बेटी की परेशानी को दूर करने के चक्कर में मंजू की सास ने बहू को परेशान करना शुरू कर दिया। मंजू को अपने मायके के हालात पता थे। उसके गरीब पिता पर 2 बहनों की शादी की जिम्मेदारी अभी बाकी थी। छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई और आगे 100 तरह के खर्चे होने थे। ऐसे में मंजू अपने पिता पर 8 लाख रुपए के लिए दबाव कैसे बना सकती थी। मंजू को मानसिक और शारीरिक रूप से सास और ननद द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा, परंतु मंजू ने उफ तक नहीं की। अपने मायके तक यह बात नहीं जाने दी। मंजू राकेश को यह बात बताना चाहती थी, परंतु इससे पहले ही सास और ननद अपना खेल खेल चुकी थी। उन्होंने झूठी सच्ची बातों में फंसाकर राकेश को भी अपनी तरफ कर लिया। मंजू का पति राकेश जब छुट्टी लेकर घर आता तो सास ननद बहुत शरीफ बन जाती, उल्टा मंजू पर ही दुर्व्यवहार का आरोप लगाती, जिससे राकेश मंजू से नाराज रहने लगा। घर के आपसी झगड़ों की वजह से मंजू और राकेश का रिश्ता भी बिगड़ने लगा। उन दोनों के बीच भी दूरियां आ गई। अब राकेश मंजू की बातों पर ध्यान नहीं देता था। पहले वह हर वीकेंड पर घर आता था, परंतु अब उसे घर आए कई महीने हो जाते। मंजू शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार रहने लगी। बहुत अधिक प्रताड़ित करने के बाद भी जब दाल नहीं गली तो एक दिन कविता ने कहा, मम्मी, हमें सैरोगेसी मदर को बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है? क्यों ना हम भाभी का इस्तेमाल करें, हमारे पैसे भी बच जाएंगे और काम भी हो जाएगा। मंजू की सास और ननद ने तिकड़मबाजी लगाई और एक महिला डॉक्टर को इसमें शामिल किया। धीरज को कविता ने मायके बुलाया, उसके सैंपल लिए गए। कविता ने धीरज को बताया कि यह लेडी डॉक्टर बहुत अच्छी है, उन्होंने कविता के मां बनने की पूरी जिम्मेदारी ली। कविता का
पति अपनी ससुराल में लगभग 10-12 दिन रहा। इस बीच कविता और उसकी मां ने मंजू के डॉक्यूमेंट भी डॉक्टर को दिखाए। फर्जी कार्रवाई के चलते धोखे से मंजू के पति राकेश से भी साइन ले लिए गए। राकेश की मां ने कहा कि मंजू की कुछ जरूरी इलाज चल रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने डॉक्यूमेंट्स पर साइन मांगे। राकेश ने भी डॉक्यूमेंट पर बिना पढ़े ही साइन कर दी। सब कुछ बहुत चतुराई से किया गया। मंजू अपनी गृहस्थी बचाने के लिए चुप रही। उसे सास और ननद द्वारा प्रताड़ित किया गया था। अंत में कविता ने षड्यंत्र रचा कि वह प्रेग्नेंट और 9 महीने अपने मायके में ही रहेगी। धीरज अपने घर वापस लौट गया। प्रेग्नेंट कविता नहीं बल्कि मंजू थी। कविता के भाई राकेश को जब इस बात का पता चला तो उसे भी कविता ने राखी के धागों का वास्ता देकर चुप करा दिया। कविता ने अपनी उजड़ती गृहस्थी की दुहाई देते हुए कहा, भैया भाभी को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने पूरी जिम्मेदारी ली। मेरी गृहस्थी बच जाएगी, नहीं तो मेरे ससुराल वाले धीरज की दूसरी शादी करवा देंगे, मेरा तलाक हो जाएगा। मैं दूसरा विवाह भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सभी जानते हैं कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। मेरी गृहस्थी बचाने के लिए आपको भाई होने का फर्ज निभाना होगा। भैया भाभी की जिम्मेदारी मेरी रही। एक बार यह बच्चा जो धीरज का अंश है इस दुनिया में आ जाए, फिर हम भाभी को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। राकेश भी बहन के झूठे आंसू को देखकर पिघल गया और भगवान भरोसे पत्नी की जिंदगी की डोर सौंप दी। राकेश अच्छे से जानता था कि मंजू की दोबारा प्रेगनेंसी में उसकी जान को खतरा है, परंतु बहन की गृहस्थी की खातिर वह चुप रहा। वैसे भी जो होना था वह हो चुका था। मंजू का 3रा महीना चल रहा। 9 महीने पूरे हुए। आखिरकार वह दिन भी आया जब मंजू ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, परंतु डॉक्टर ने आकर बताया कि हम मंजू को नहीं बचा पाए। सारे डॉक्यूमेंट्स पर डॉक्टर ने राकेश के साइन पहले से ही करवा रखे थे, इसीलिए कोई लीगल कार्रवाई भी नहीं हुई। एक गरीब पिता की बेटी किसी की गृहस्थी को बचाने के लिए बलि चढ़ गई। राकेश की गोद में उसका 3 वर्षीय बेटा बिलख रहा था। राकेश वहीं हॉस्पिटल में दीवार के सहारे बेसुध होकर बैठ गया। वह जीती जागती मूर्ति बन गया। उसके पीछे पत्नी के साथ क्या से क्या षड्यंत्र रचा गया। राकेश के दिल से आह निकली। आखिर बर्बाद करने के लिए बहन को भाई का ही घर मिला। राकेश सिर पकड़कर बिलख बिलख कर रोने लगा। मंजू, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। काश वक्त रहते मैंने तुम्हारी बातें सुन ली होती, तुम्हारा साथ दिया होता, तो आज मेरा परिवार इस दुर्गति से बच जाता। कविता को शर्म लिहाज नहीं थी। वह भाई की गृहस्थी को बर्बाद करके नवजात शिशु को लेकर ससुराल पहुंची। उसने अपना घर तो बचा लिया, परंतु भाई की नज़रों और दिल से हमेशा हमेशा के लिए उतर गई। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और कौन सा किरदार इस कहानी का आपको अच्छा लगा उसको भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।